हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश एंड आज हम आपको क्लास 11th की आज हम केमिस्ट्री केमिस्ट्री का आज हम अध्याय एक रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, तो इसी के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारे इस लेक्चर की। और आज हम आपको एक और चीज़, ये आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रसायन विज्ञान अणुओं एवं उनके रूपांतरण का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। ये रोल्ड हॉफमैन ने कहा था। ठीक है, अब देखते हैं हम इस साइड के हमारे जो उद्देश्य हैं क्या क्या हैं, जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो एक जो एक है अध्याय 1 है, उसमें अध्ययन के बाद आप रसायन विज्ञान के जो हम इसको पढ़ लेंगे तो हम इससे क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या हैं इसके उद्देश्य इस पाठ के। तो देखो, इससे हमें क्या क्या प्राप्ति होगी, ज्ञान की, किस ज्ञान की प्राप्ति होगी। रसायन विज्ञान के भारत के योगदान का मूल्यांकन कर सकेंगे हम। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रसायन विज्ञान के महत्व को समझ सकेंगे हम। द्रव्य की 3 अवस्थाओं की अभिलक्षणों की व्याख्या कर सकेंगे। और पदार्थों को तत्वों, यौगिकों, मिश्रण में वर्गीकृत किया गया है, तो उसे हम कर सकेंगे। और क्या कर सकेंगे हम इस पाठ से, जो वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग कर सकेंगे और जो सार्थक अंक है उनका निर्धारण कर सकेंगे। परिशुद्धता एवं यथार्थता में भिन्नता को स्पष्ट कर सकेंगे। ऐसा ही आधार मात्रकों को परिभाषित कर सकेंगे। भौतिक राशियों के मात्रकों को एकक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में रूपांतरित कर सकेंगे। ठीक है, रासायनिक संयोजन के विभिन्न नियमों की व्याख्या कर सकेंगे। परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान की सार्थकता बता सकेंगे। और जो हमारे पास मोल एवं मोलर द्रव्यमान पदों का वर्णन करेंगे। और यौगिक के संघटक तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत परिकलित करेंगे। और दिए गए प्रायोगिक आंकड़ों से किसी यौगिक के लिए मूल अनुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र का निर्धारण करेंगे। स्टोइकियोमेट्री गणनाएं कर सकेंगे। तो हम इस पाठ में ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं तो हमारे पास जो ये यहाँ पर हमारे पास जो भी ये चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर साइड में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें आ जाएंगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज हमारे इस सुंदर से पाठ को। तो देखिए, विज्ञान को मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उनका वर्णन करने के लिए ज्ञान को व्यवस्थित करने के निरंतर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में जाना कि हम प्रतिदिन प्रकृति में उपस्थित विभिन्न पदार्थों और उनमें परिवर्तनों को देखते हैं। दूध से दही बनना, लंबे समय तक गन्ने के रस को बन रखने पर उससे सिरकरा बनना, लोहे पर जंग लगना, परिवर्तनों के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुत बार देखते हैं। सुविधा के लिए विज्ञान को विभिन्न शाखाओं जैसे रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान, भूविज्ञान आदि में वर्गीकृत किया गया है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन,
गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कौन सी विज्ञान कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। कौन सी दोस्तों? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? रसायन विज्ञान का विकास। तो रसायन जैसा आप हम इसे समझते हैं, आप और हम इसे समझते हैं, बहुत पुराना विज्ञान है रसायन विज्ञान। रसायन का अध्ययन केवल इसके ज्ञान के लिए नहीं, अपितु यह दो रोचक वस्तुओं की खोज के कारण उभरा। यह ज्ञान सिर्फ ये ज्ञान के लिए ही नहीं उभरा कि भाई रसायन विज्ञान का विकास कैसे हुआ। तो भाई रसायन विज्ञान के विकास में हमारे पास सिर्फ ये कि भाई ज्ञान प्राप्ति के लिए हमने रसायन विज्ञान का विकास किया, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि दो रोचक वस्तुएं हैं, उसकी वजह से ये ज्ञान जो ये विज्ञान है वो उभरा, रसायन विज्ञान का विकास हुआ। वो दो वस्तुएं कौन कौन सी हैं? एक तो है कि लोगों को लगता था कि उनकी सोच होगी ऐसी, या फिर कुछ भी कह लीजिए आप, कि जो पारस पत्थर है, जो लोहे तथा जो पारस पत्थर है ना, वो लोहे तथा तांबे जैसी धातुओं को भी सोने में बदल सकता है। और जो अमृत होता है, जिससे अमृत प्राप्त हो जाए, ऐसी दो सोच थी कि भाई हम अमृत जिससे अमृत प्राप्त हो जाए, ऐसी चीज बना सकते हैं। और जो पारस पत्थर है, उससे हम लोहे तथा तांबे जैसी धातुओं को सोने में बदल सकते हैं। ऐसी लोगों की सोच थी, इसी कारण रसायन विज्ञान का विकास हुआ। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये चीज़ें जरूरी है नहीं, बट हम एक बार रीडिंग करा देते हैं, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आएंगे उसे हम देख लेंगे, बता देंगे आपको। तो देखो, शुरुआत स्टार्ट। पुरातन भारत के लोगों को आधुनिक विज्ञान के उभरने के पहले, तो देखो हम यहाँ पर आपको आगे जो भी पढ़ेंगे वो जल्दी पढ़ रहे हैं, और जो मोस्ट आएगा उसके ऊपर बता देंगे हम आपको। ठीक है, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है कि रसायन विज्ञान का विकास कैसे हुआ, आपके पास इतना गहराई से कुछ भी नहीं आने वाला। बस ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, उसको हमने ध्यान से पढ़ा है कि भाई रसायन विज्ञान का विकास क्यों हुआ, तो आप दो तथ्य ये दे सकते हो। तब देखो, पुरातन भारत में लोगों को आधुनिक विज्ञान के उभरने से बहुत पहले से अनेक वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी थी। वह उस ज्ञान का उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्र में करते थे। रसायन का विकास प्रमुखतः 1300 से 1600 सीई में कीमिया, जिसे एल्कीमी अथवा और औषध रसायन के रूप में हुआ। आधुनिक रसायन ने 18वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ एल्केमी परंपराओं के पश्चात आकार प्राप्त किया, जो यूरोप में अरबों द्वारा लाई गई थी। तो भाई ये रसायन विज्ञान का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में बता रखा है। भाई 1300-1600 सीई में हुआ था, एल्कीमी में हुआ था, औषध रसायन के रूप में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 18वीं शताब्दी में यूरोप में एल्कीमी परंपराओं के पश्चात बाद में आकार प्राप्त किया, और यूरोप में अरब द्वारा लाई गई थी। ठीक है, इसके बारे में बता दिया इस पैराग्राफ में। उसके बाद आगे देखते हैं। तो दूसरी संस्कृतियाँ विशेषकर चीनी और भारतीय में अपनी अलग एल्केमी परंपराएं थी, जिनमें रासायनिक प्रक्रम और तकनीक की जानकारी अधिक थी। देखो,
यहाँ पर देखो हमारे पास जो 1300 से 1600 सीई में हुआ था, एल्केमी और औषध रसायन के रूप में हुआ था। और हमारे पास जो भारतीय दूसरी संस्कृति है, जिस तरह विशेषकर से चीन है, भारतीय, उनके पास भी अलग तरह की एल्केमी परंपराएं थी और रासायनिक प्रक्रम और तकनीक की जानकारी अधिक थी। पुरातन भारत में रसायन को रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रस क्रिया, रस विद्या कहा जाता था। इनमें धातुक्रम, औषध, कांतिवर्धक, कांच रंजक इत्यादि सम्मिलित थे। सिंध में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा की गई योजनाबद्ध खुदाई से सिद्ध होता है कि भारत में रसायन की विकास की कहानियां बहुत पुरानी थी। पुरातात्विक परिणामों से पता चलता है कि निर्माण के लिए पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था और मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता था। इसे प्राचीनतम रासायनिक प्रक्रम माना जा सकता है, जिसमें वांछनीय गुण प्राप्त करने के लिए पदार्थों को मिलाकर ढाला एवं अग्नि द्वारा गर्म किया जाता था। मोहनजोदड़ो में ग्लेज किए हुए मिट्टी के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए। निर्माण कार्य में जिप्सम सीमेंट का उपयोग किया गया। चूना एवं सूक्ष्म रूप चूना, रेत एवं और सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म मात्रा में CaCO3 मिलाया गया है, जिसमें चूना, रेत एवं सूक्ष्म मात्रा में CaCO3 मिलाया गया है। हड़प्पा के लोग फेंस बनाते थे, जो एक प्रकार का कांच होता था जिसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। वह सीसा, चांदी, सोना, तांबा जैसी धातुओं को पिघलाकर फोर्जन द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बना देते थे। वह टिन एवं आर्सेनिक मिलाकर शिल्प बनाने के लिए तांबे की कठोरता सुधारते थे। दक्षिण भारत में मस्की 1000 से 900 BCE, ठीक है, और उत्तर भारत में हस्तिनापुर एवं तक्षशिला 1000 से 200 BCE में कांच की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कांच एवं ग्लेज को रंगने के लिए धातुओं के ऑक्साइड मिलाए जाते थे। भारत में तांबे के धातुक्रम को प्रारंभ उपमहाद्वीप में ताम्र युग के प्रारंभ से ही शुरू हो गया था। अनेक पुरातात्विक परिणाम जिनसे इस मत को बल मिलता है कि तांबे और लोहे के निष्कर्षण की तकनीक भारत में ही विकसित हुई थी। ऋग्वेद के अनुसार 1000 से 400 BCE में चरम संस्करण कपास को रंगने का कार्य होता था। उत्तर भारत में काली पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तनों की सुनहरी चमक को दोहराया नहीं जा सकता। यह अब भी एक रासायनिक रहस्य है। इन बर्तनों से पता चलता है कि भट्टियों का ताप कितनी दक्षता से नियंत्रित किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से लवण प्राप्त करने का वर्णन है। तो देखो यहाँ पर एक चीज बता रखी है कि उत्तर भारत में काली पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तनों की सुनहरी चमक को दोहराया नहीं जा सका। मतलब काली पॉलिश होती थी जिससे सुनहरी चमक की तरह होती थी, मतलब बर्तनों की सुनहरी चमक आ जाती थी। और वो एक ऐसी रसायन विज्ञान में एक ऐसी बड़ी घटना है कि जिसे आज तक के वैज्ञानिक दोबारा नहीं दोहरा सके कि जो कालिश पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तन थे, जो सुनहरी चमक थी उनको दोबारा दोहरा ही नहीं सके। ठीक है, अब देखो इस बर्तन से पता चलता है कि भट्टियों का ताप कितनी दक्षता से नियंत्रित किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से लवण प्राप्त करने का वर्णन है। पुराने वैदिक साहित्य में वर्णित अनेक पदार्थ और अन्य कथन आधुनिक विज्ञान की खोजों से मेल खाते हैं। तांबे के बर्तन, लोहा, सोना, चांदी के आभूषण, टेराकोटा तस्तरियों जैसे चित्रकारी किए हुए मिट्टी के सलेटे उत्तर भारत के बहुत से पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं। सुश्रुत संहिता में क्षारकों का महत्व समझाया गया है। चरक संहिता में पुरातन काल के
उन भारतीयों का उल्लेख है जिन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, तांबे, टिन और जस्ते के ऑक्साइड, ताम तांबे, जस्ते, लोहे के सल्फेट, शीशे और लोहे के कार्बोनेट बनाना आता था। ऐसे भारतीयों का उल्लेख है किसमें? चरक संहिता में। रसोपनिषद। रसोपनिषद में बारूद बनने का विवरण है। तमिल साहित्य में भी गंधक, चारकोल, साल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट जिसे कहते हैं, पारा, कपूर के उपयोग से पटाखे बनाने का विवरण है। नागार्जुन एक महान भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं। वह एक विख्यात रसायनज्ञ, एल्केमिस्ट, धातु विज्ञानी थे। उनके रचना रस रत्नाकर पारे के उपयोग से संबंधित है। उन्होंने धातुओं जैसे सोना, चांदी, टिन, तांबे के निष्कर्षण की भी विवेचना की है। 800 सीई के आसपास एक पुस्तक रसार्णवम आई। इसमें विभिन्न प्रकार की भट्टियों, अवनों, क्रूसिबलों के अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग की विवेचना की गई। इसमें उन विधियों का विवरण दिया गया है जिनसे ज्वाला के रंग से धातु को पहचाना जा सकता है। कक्रपाणी ने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की। साबुन की खोज का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उन्होंने साबुन बनाने के लिए सरसों का तेल, कुछ क्षारों का उपयोग किया। भारतीयों ने 18वीं शताब्दी सीई में साबुन बनाने का प्रारंभ कर दिया। साबुन बनाने के लिए अरंड का तेल, महुआ के बीज और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता था। अजंता और एलोरा के दीवारों पर पाई गई चित्रकारी, जो अनेकों वर्षों बाद भी नई जैसी लगती है, पुरातन भारत में विज्ञान का ज्ञान शिखर पर होना सिद्ध करती है। वराहमिहिर की बृहद संहिता, जिसे 6ठी शताब्दी सीई में लिखा गया, एक प्रकार का विश्वकोश है। इसमें दीवारों, छतों, घरों, मंदिरों पर लगाए जाने वाले लसदार पदार्थों की बनाने की जानकारी है। इसे केवल पौधों, फलों, बीजों, छालों के रस से बनाया जाता था, जिन्हें उबालकर गाढ़ा कर देने के बाद उनमें कई प्रकार के रेजिन मिलाए जाते थे। ऐसे पदार्थों को वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करने के पश्चात बाद में उनकी उपयोगिता का आकलन करना रोचक हो गया। अथर्ववेद, जो कि 1000 BCE में अथर्ववेद जैसे कई प्रतिष्ठित ग्रंथों रंजकों का वर्णन है, जिसमें हल्दी, मदेर, सूरजमुखी, हरताल, करमीज, लाख शामिल है। रंगने के गुण वाले कुछ अन्य पदार्थ जो उपयोग में आते थे वह थे कंपलसिका, पातंगा, जटुका। वराहमिहिर की बृहद संहिता में इत्र, कांतिवर्धकों का भी उल्लेख है। केश रंगने का रंग बनाने के लिए पौधा जैसे नील, खनिज जैसे लोहे चूर्ण, काला लोहा या स्टील कह दीजिए, तथा चावल के खट्टे दलिये का अम्लीय सत्व उपयोग किया जाता था। गंध युक्ति में इत्र, मुख सुवासित करने के द्रव, नहाने के पाउडर, सुगंध टैल्कम पाउडर का उल्लेख है। भारत में इस अवधारणा का आगमन की द्रव्य अविभाज्य कणों से बना है। BCE की अंतिम सदी दार्शनिक चिंतन के एक भाग की तरह हुआ। 600 BCE में जन्मे आचार्य कणाद, जिनका वास्तविक नाम कश्यप था, परमाणविक सिद्धांत के प्रस्तावक थे। उन्होंने अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
इन कणों को उन्होंने परमाणु एटम के समतुल्य नाम दिया। उन्होंने वैशेषिका सूत्र पुस्तक लिखी। उनके अनुसार सभी पदार्थ छोटी इकाइयों का समूह है। परमाणु या एटम कहते हैं जिसे अनादि अनंत अविभाज्य गोलाकार अति गुणग्राही मूल अवस्था में गतिशील होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अकेली इकाई का बोध मनुष्य की किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा नहीं होता। कणाद ने यह बताया कि परमाणुओं ने उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अकेली इकाई का बोध मनुष्य की किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा नहीं होता। कणाद ने यह भी बताया कि परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं और पदार्थ के विभिन्न वर्गों के अनुसार इनमें भी भिन्नता होती है। उन्होंने कहा कि अन्य संयोजनों के अतिरिक्त 2 या 3 परमाणु भी संयोजित हो सकते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत की अवधारणा जॉन डाल्टन से लगभग 2500 वर्ष पूर्व दे दी थी। 2-3 परमाणु भी संयोजित होते हैं। किसमें? अन्य संयोजनों के अतिरिक्त 2-3 परमाणु भी संयोजित होते हैं, ऐसा भी बताया था। किसने? कणाद ने। चरक संहिता का भारत का सबसे पुराना आयुर्वेद का ग्रंथ है। इसमें रोगों के उपचार का विवरण दिया गया है। कणों के आकार को छोटा करने की संकल्पना का विवेचना चरक संहिता में स्पष्ट रूप से की गई है। कणों के आकार को अत्यधिक छोटा करने को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। भाई पूछ ले, मतलब याद कर लो ही, नैनो टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? कणों के आकार को अत्यधिक छोटा करने को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। चरक संहिता में धातुओं के भस्मों का उपयोग करके रोगों के उपचार किए जाने का वर्णन है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि भस्मों से धातुओं के नैनो कण होते हैं। भस्मों में धातुओं के क्या होते हैं? नैनो कण होते हैं। एल्केमी के क्षीण हो जाने के पश्चात औषध रसायन स्थिर अवस्था में पहुंच गया। परंतु 20वीं शताब्दी में पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के आने और उनके प्रचलन होने से यह भी क्षीण हो गया। यह प्रगतिरोधक काल में भी आयुर्वेद पर आधारित औषध उद्योग का अस्तित्व बना रहा, परंतु यह भी धीरे धीरे क्षीण होता गया। नई तकनीक सीखने और अपनाने में भारतीयों को 100 से 150 वर्ष का समय लगा। इस समय बाहरी उत्पाद देश में प्रवेश कर गए। परिणाम स्वरूप देशज पारंपरिक तकनीकें धीरे धीरे कम होती गई। भारतीय पटल पर आधुनिक विज्ञान 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में उभरा। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय वैज्ञानिक भारत में आने लगे। आधुनिक रसायन का विकास होने लगा। उपरोक्त वर्णन से आपने जाना कि रसायन द्रव्य के संगठन, संरचना, गुणधर्म, परस्पर क्रिया से संबंधित है। पदार्थ के मौलिक अवयवों, परमाणुओं, अणुओं के माध्यम से अच्छे प्रकार से समझा जा सकता है। यही कारण है कि रसायन परमाणुओं एवं अणुओं का विज्ञान कहलाता है। क्या हम इन कणों परमाणुओं को देख सकते हैं? उनका भार माप सकते हैं? क्या उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं? क्या किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा में परमाणु एवं अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? क्या हम इन कणों की संख्या उनके द्रव्यमानों के मध्य मात्रात्मक संबंध प्राप्त कर सकते हैं? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर यह भी वर्णन करेंगे कि कोई भी पदार्थ
कि भौतिक गुणों को उपयुक्त इकाइयों की सहायता से मात्रात्मक रूप से किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों इस अध्याय में हम ये चीज़ें जानने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहना, ठीक है। तो अब हमारा जो अध्याय है वो स्टार्ट होता है। हमने देखा था कि भाई रसायन विज्ञान का जो विकास है वो कैसे हुआ, तो इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरी था नहीं। अब देखो यहाँ पर भी ऐसा कुछ है नहीं, तो एक बार पढ़ देते हैं हम, रसायन विज्ञान का महत्व क्यों है। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो विज्ञान में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्राय विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे मौसम विज्ञान, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन, उर्वरकों, क्षारों, अम्लों, लवणों, रंगों, बहुलकों, दवाओं, साबुनों, अपमार्जकों, धातुओं, मिश्र धातुओं आदि सहित नवीन सामग्री के रूप निर्माण में रसायन उद्योगों में होता है। किसका? रसायन विज्ञान का उपयोग। ये इतना बड़ा महत्व है हमारे पास कि भाई इन सभी चीज़ों में रसायन विज्ञान काम में आता है। अब क्या, रसायन विज्ञान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं की वस्तुएं और अन्य सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न उर्वरकों, जीवाणुनाशकों, कीटनाशकों की उत्तम किस्मों का उच्च स्तर पर उत्पादन इसके कुछ उदाहरण हैं। रसायन विज्ञान के प्राकृतिक स्रोतों में जीवन रक्षक औषधों के निष्कर्षण की विधियां बताता है, उनके संश्लेषण को संभव बनाता है। क्या है कि जो हमारे पास रसायन विज्ञान में प्राकृतिक स्रोतों से जीवन रक्षण औषधियों का निष्कर्षण की विधियां बताता है, उनके संश्लेषण को संभव बनाता है। ऐसी औषधियों के उदाहरण हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती हैं। तो देख लो दोस्तों, कैंसर की चिकित्सा में प्रभावी औषधियाँ जैसे सिस्प्लाटिन और टैक्सोल और एड्स से ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में आने वाली औषधि एजिडोथाइमिडिन AZT, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, 1 नंबर का आप पूछ ही लें, ठीक है। तो इनको याद रख लेना। तो अब देखो, रसायन विज्ञान राष्ट्र के विकास में अत्यधिक योगदान देता है। रसायन सिद्धांतों की बेहतर जानकारी के बाद अब विशिष्ट चुंबकीय, विद्युतीय, प्रकाशीय गुणधर्म युक्त पदार्थ संश्लेषित करना संभव हो गया है, जिसके फलस्वरूप अतिचालक, सिरेमिक, सुचालक, बहुलक, प्रकाशीय फाइबर, तंतु जैसे पदार्थ संश्लेषित किए जा सकते हैं। रसायन विज्ञान ने उपयोगी वस्तुएं जैसे अम्ल, क्षार, रंजक, बहुलक इत्यादि बनाने वाले उद्योग स्थापित करने में सहायता की है। यह उद्योग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, रोजगार उपलब्ध कराते हैं। पिछले कुछ वर्षों में रसायन शास्त्र की सहायता से पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं को काफ़ी सीमा तक नियंत्रित किया जा सका है। फलस्वरूप, उदाहरण स्वरूप, समतापमंडल में ओजोन अवक्षय उत्पन्न करने वाले पर्यावरण प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC सदृश पदार्थों के विकल्प सफलतापूर्वक संश्लेषित कर लिए गए हैं, परंतु अभी भी पर्यावरण की अनेक समस्याएं रसायनविदों के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। ऐसी ही एक समस्या ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रबंधन। रसायनविदों की भावी पीढ़ियों के लिए जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की समझ, रसायन के व्यापक स्तर पर उत्पादन हेतु एंजाइमों का उपयोग, नवीन मोहक पदार्थों का उत्पादन नई पीढ़ी के लिए कुछ एक बौद्धिक चुनौतियां हैं। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे देश तथा अन्य विकासशील देशों
कई मेधावी तथा सृजनात्मक रसायनविदों की आवश्यकता है। एक अच्छा रसायनज्ञ बनने के लिए ऐसी चुनौतियों को स्वीकारने के लिए रसायन की मूल अवधारणा को समझना आवश्यक है, जो कि द्रव्य की प्रकृति से प्रारंभ होती है। आइए द्रव्य की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। तो द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। तो हम पदार्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। ठीक है, मैटर, मैटर। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पदार्थ, मैटर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, तो द्रव्य की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। तो द्रव्य, अपनी पूर्व कक्षा में द्रव्य शब्द से आप परिचित हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ, कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरती है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है, द्रव्य कहते हैं हम उसे। अब द्रव्य कहलाती है हमारे आसपास सभी वस्तुएं द्रव्य द्वारा बनी होती हैं, यानी कि कुछ भी वस्तु हो वो द्रव्य द्वारा यानी कि पदार्थ द्वारा बनी होती है। उसके लिए पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु, सभी जीव आदि द्रव्य से बने होते हैं। आप जानते हैं कि इन सभी का द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरती हैं। आइए हम द्रव्य की अवस्थाओं के गुणधर्मों को याद करें, जिन्हें आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। तो द्रव्य की अवस्थाएं, आप जानते हैं कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। कौन सी 3 अवस्था? फर्स्ट ठोस, सेकंड द्रव, थर्ड गैस। ओके, 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों अवस्थाओं में द्रव्य के घटक कणों को चित्र 1.1 में दिखाया गया है। तो भाई इसमें कणों को दिखाया गया है कि जो ये कण है ना यहाँ पर, तो ये तो है एकदम पास पास। किसमें? ठोस में। तो ठोस में कण क्या होते हैं? बहुत ही पास पास। और यहाँ पर गैस है, तो गैस में ये कण है वो बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो कण क्या होते हैं इसमें? दूर। और जो द्रव है उसमें क्या होते हैं कि भाई जो गैस है ना, गैस, उसमें जितने दूर दूर होते हैं ना कण, उससे तो कम दूर होते हैं इस गैस में, सॉरी द्रव में। और जो ये ठोस है ना, ठोस, इसमें जितने पास पास होते हैं उससे थोड़े से कम पास पास होते हैं, यानी कि दूर दूर होते हैं थोड़े से। ऐसा होता है द्रव में। अब ठोस, द्रव, गैस के कणों की व्यवस्था तो हमने देख ही ली। अब देखते हैं आगे। तो ठोसों में ये कण एक दूसरे के पास, बहुत पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये बहुत गतिशील नहीं होते। कणों, द्रवों में कण पास पास होते हैं फिर भी ये गति कर सकते हैं। लेकिन ठोसों या द्रवों की अपेक्षा गैसों में तो कण बहुत दूर होते हैं। हमने ये जो बताया, ये बहुत आसानी से तेजी से गति कर सकते हैं। कणों की इन अव्यवस्थाओं के कारण द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के निम्नलिखित अभिलक्षण हैं। मतलब ये बता रहा है कि भाई जो ये है हमारे पास, जो हमारे पास ये है, इसमें कण है ना वो बहुत पास पास है, इसलिए ज़्यादा गति नहीं कर सकते। और जो ये हमारे पास द्रव है, इसमें जो कण है वो कम पास है, यानी कि थोड़े थोड़े दूर दूर हैं, इसलिए ये गति कर सकते हैं। और जो ये हमारे पास गैस है, इसमें तो बहुत ही दूर हैं कण, इसलिए ये तो मन चाहे जगह जा सकते हैं उड़कर। ठीक है, इसके ऊपर कोई रोक नहीं है कि हाँ उड़ेगा मैं। ठीक है,
तो इनके अभिलक्षण भी कुछ अलग अलग हैं इन्हीं के कारण कि भाई ये उड़ सकते हैं और कोई तो उड़ ही नहीं सकते हैं, यानी कि कहीं पर भी जा सकते हैं, वो तो है गैस। और थोड़ा सा विचरण कर सकते हैं, वो है द्रव। और भाई जो कण हैं ठोस के, वो कहाँ जाएंगे, वो कहीं नहीं। तो ठोस का निश्चित आकार आयतन होता है, द्रव्य का निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन जो आयतन है वो निश्चित होता है। उसे किसी भी पात्र में डालो तो उसी का आकार ले लेगा। तो आकार तो कहाँ निश्चित हुआ। मैं मान लीजिए एक गिलास में मैं जल डालता हूँ और उसी जल को मैं दूसरे साइड रखी बोतल में डाल देता हूँ, तो एक बार तो वो गिलास का आकार ले ली और एक बार उस बोतल का आकार ले लिया। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये है बोतल, तो बोतल है, तो बोतल में हमारे पास ये अब इसका आकार ले लिया। अब जिस तरह मैं क्या बताऊँ, अब इसको किसी में भी डाल दें हम तो वो बाद में उसका आकार ले लेगी। ठीक है, तो इसी तरह आकार तो सेम नहीं है द्रव का, लेकिन जो आयतन है वो निश्चित होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगली वीडियो में देखेंगे हम आगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।